हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माई सेल्फ मंजीत भारद्वाज। आज हम केमिकल काइनेटिक के लेसन को शुरू करने वाले हैं। केमिकल काइनेटिक मतलब रेट ऑफ रिएक्शन करने वाले हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट लेसन है ये। जेई एडवांस और जेई मेंस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके। एक अच्छा खासा वेटेज रखता है, या आप कह सकते हैं 5 से 10 नंबर का इस लेसन में से आता है, तो अच्छा खासा वेटेज रखता है। इसको जरा डीपली कीजिएगा। आज के लेसन में हम जस्ट इंट्रोडक्शन देंगे और कैसे निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इस तरह की कुछ बातें करेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, ठीक है, और उसके यूनिट्स क्या होते हैं। बस इतना सा करेंगे, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं। इंट्रो, जस्ट इंट्रो वी विल डू, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट आप लोगों की अटेंडेंस भी लगानी थी ना, मैंने अटेंडेंस नहीं लिया आज की। चलो, प्रणव, अंशिका, मयंक, हरलीन, श्रेया, ठीक है, देखते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है। केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड से डील करती है। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है भाई, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। सिंपल डेफिनेशन है, सीधी सीधी, कि थोड़ी देर बाद मैंने अभी देखा रिएक्शन स्टार्ट करी, तो थोड़ी देर बाद मैंने देखा रिएक्शन कुछ कंप्लीट होगी। कितनी कंप्लीट होगी, तो चेंज ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट, क्योंकि रिएक्टेंट शुरू में तो रिएक्टेंट थे ओनली, बाद में थोड़ी देर बाद प्रोडक्ट भी बनेंगे। तो चेंज ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम या चेंज ऑफ प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सिंपली कहते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। सिंपल डेफिनेशन है, सीधी डेफिनेशन है। समझ में आ गई सभी को? डेफिनेशन क्लियर है? यस सर। इसमें नेगेटिव क्यों लगा हुआ है? वो बताता हूँ बेटा, बताता हूँ, ठीक है। अब नीचे देखिए, इसके रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया कि वो ऊपर डेफिनेशन से आपको समझ में आ रहा होगा। R स्टैंड फॉर रिएक्टेंट, P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट। तो रेट देखो, चेंज इन डेल्टा R लिखा है, डेल्टा का मतलब चेंज होता है, ठीक है। तो चेंज इन रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, क्लियर है। चेंज इन प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। अब रिएक्टेंट तो समय के साथ घट रहे हैं, इसलिए उसके आगे नेगेटिव लग गया, नेगेटिव में जा रहे हो, क्लियर है? समझ में आ गया? यस जैसे कन्वीनियंस के लिए लगा रखा है, ताकि हमें बाद में रिजल्ट नेगेटिव ना मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पहले ही नेगेटिव लगा देते, क्योंकि वो घट रहे हैं, तो बाद में ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, चेंज इन रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, चेंज इन प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। रिएक्टेंट का रेट जो होता है नेगेटिव होता है। ये फॉर्मूला अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नेगेटिव वाला, बस इंपॉर्टेंट इसमें कुछ नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव वाला आपको ध्यान होना चाहिए। यस, क्लियर है बेटा सभी को? ठीक है, यस सर। सिंपल सा है, नथिंग स्पेशल इन दिस। नेक्स्ट देखो, इंस्टेंटेनियस रेट। अब इंस्टेंटेनियस रेट से पहले मैं आपको एवरेज रेट भी बताता हूँ। अगर एवरेज रेट बताऊं तो यही एवरेज रेट है जो पीछे लिखा हुआ है, यही एवरेज है। एवरेज क्यों है, मतलब रेट भी वही है, एवरेज भी वही, क्योंकि आपको पता है कोई भी रिएक्शन जो है वो यूं तो है नहीं कि शुरू में जिस स्पीड से चली थी बाद में उसी स्पीड के साथ खत्म होगी, या उसकी स्पीड बढ़ भी सकती है, उसकी स्पीड घट भी सकती है। जैसे आप लोग कोई लकड़ी जलाते हो, सिंपल सोचना, वो भी तो रिएक्शन हो रही है ना, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होती है, गैसेस बाहर निकलती हैं, नए प्रोडक्ट बनते हैं, पुराने प्रोडक्ट खत्म हो जाते हैं, तो रिएक्टेंट खत्म हो जाते हैं। यस, क्लियर है ये सबको? यस सर। लकड़ी का जलना, कागज का जलना, सभी केमिकल रिएक्शन ही हैं। तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको पता है कि शुरू में लकड़ी को जब आग लगाना शुरू करते हो आप, तो थोड़ी सी आग जल जाती है, थोड़ी सी आग, तो उस टाइम पे धीरे धीरे लकड़ी जल रही है। तो मैंने देखा कि 5 मिनट में तो हल्की सी लकड़ी का टुकड़ा ही जला। तो मैं अगर उसको नोट कर लूं, उस हिसाब से टाइम निकालूं, तो टाइम तो बहुत ज्यादा लगेगा पूरी लकड़ी को जलने में। मान लो मेरे पास एक मोटी सी लकड़ी है ना, 2-3 किलो की लकड़ी है, वो मोटी सी है, तो मेरे हिसाब से तो उसको लग जाएंगे 2 घंटे। लेकिन मैंने देखा कि जैसे ही आग थोड़ी सी लग गई अच्छे तरीके से, 5-10 मिनट बाद लकड़ी बहुत स्पीड से जलने लगी। और अब क्या हुआ, रेट, यस, बढ़ गया, तो इसका रेट बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया ना। तो देखो हम लोग क्या मत्था मार रहे हैं। अब सिंपल ये बता दूं कि कभी कोई चीज घट रही है, कभी बढ़ रही है, और हम लोग उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको एवरेज निकाल देंगे, फिर हम उसको चेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हम निकालते हैं एवरेज। तो मैंने एवरेज के लिए जो बोला कि एवरेज मतलब रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज ही होता है, बस मेरे को इतना ही बताना था। तो जो मतलब पीछे जो फॉर्मूला लिखा है, फालतू में एक और फॉर्मूला, ये इसी को दोबारा लिख दूं, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। बस रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज होता है, और जो फॉर्मूला वो एवरेज ही निकलेगा। तो हम ओवरऑल कि 2 घंटे में रिएक्शन खत्म होगी, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई 2 घंटे में लकड़ी जल चुकी है, 2 किलो लकड़ी 2 घंटे में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गए, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय पर यूनिट टाइम, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी 2 किलो, और 2 घंटे में वो खत्म हुआ, तो 2/2 1, यानी कि 1 kg पर आवर की खपत हो रही है लकड़ी जलने की, 1 kg पर आवर। लेकिन अगर आप लकड़ी का अमाउंट बढ़ा दो, तो 2 किलो की लकड़ी ली थी हमने, अगर मैं लकड़ी 1000 किलो कर दूं, तो
तो शुरू में रेट धीरे चलेगा, उसके बाद बीच सीक में रेट बहुत फास्ट हो जाएगा, पता है ना, जब सब लकड़ियों को आग लग जाएगी। यस सर। यस सर। उसके बाद जब थोड़ी बहुत बच जाएंगी तो उसका रेट फिर से स्लो हो जाएगा, है ना, और वो काफी देर तक चलती रहेगी। मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है रेट। क्लियर है? और यस सर। कई बार नहीं भी करता रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर, तो डिपेंड करेगा। तो इन्हीं चीजों को हम चेज करने की कोशिश कर रहे हैं। सोचो हम कितना डीप जाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये चीज ना वैल्यूएबल नहीं लगती है किसी भी तरह से। तो जो चीजें आप लोग अब पढ़ोगे +2 के अंदर, हायर क्लासेस में जाके आप कहोगे कि ये सब फेल हो जाता है, फिर एक नई थ्योरी आएगी, फिर बड़े बड़े फॉर्मूलाज आएंगे, लिंडमैन इक्वेशन आएगी, पता नहीं क्या क्या आएगा, ठीक है। फिर उनसे भी, उनकी भी लिमिटेशंस आप पढ़ोगे कि इससे भी नहीं निकलता, इससे भी नहीं निकलता। लास्ट में दिमाग में जो मेरे को फील हुआ, आप लोग पता नहीं आपको फील होगा कि नहीं जब हायर क्लासेस में जाएंगे, लास्ट में दिमाग में आता है कि कोई भी फॉर्मूला सही है ही नहीं, क्योंकि हम बेतुका ही चीजों को चेज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बस एवरेज सा अंदाजा सा लगा लेते हैं। इसको यूं समझ लो, जो बार बार इंसान को जरूरत से ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो एक हलवाई सबको पता है ना, जो शादियों में खाना वाना बनाते हैं, तो वो हलवाई जो है वो आसानी से ये बता देता है कि कितने बंदे आएंगे भाई साहब। तो आप बोलते हो जी 500 बंदों का प्रोग्राम है या 100 बंदों का प्रोग्राम है, तो बोलता है इतनी लकड़ी चाहिए मुझे, इतना ये सामान चाहिए, वो 1 मिनट में बता देता है। तो उसका वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। हम बार बार प्रैक्टिस से अंदाजा लगा लेते हैं कि इतने को जलने में इतना टाइम लगता है, इतने को इतना लगेगा, कुछ फॉर्मूला बना रखे हैं हमने, कुछ एवरेज लगा रखी है और उनका यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं मिलने वाला है, सब चीजें एवरेज ही आने वाली है। तो दैट इज द एवरेज, कि हम हर चीज को एवरेज करके निकाल रहे हैं। फिर एक आता है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट के ऊपर ग्राफ दिए कुछ कुछ, तो वो ग्राफ हम बाद में सॉल्व करेंगे जब न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है, तब मैं आपको वो ग्राफ बताऊंगा कैसे होता है। तो इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब मोमेंट ऑफ टाइम। मान लो रिएक्शन को शुरू 5 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट के बाद में रेट क्या होगा? 5 मिनट के बाद रिएक्टेंट की जो थोड़ी सी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय थोड़ा सा टाइम पीरियड। डी का मतलब डिफरेंशिएटेड बहुत छोटा, इसका मीनिंग होता है बहुत स्मॉल, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। यस बेटा, सबको समझ में आ गया? यस सर। वेरी स्मॉल रिएक्टेंट की चेंज कंसंट्रेशन, वेरी स्मॉल टाइम। तो सीधा सीधा dt dr बाई dt लिख सकते हैं या dp बाई dt लिख सकते हैं। r रिएक्टेंट है तो उसके सामने क्या लगेगा? नेगेटिव साइन, दैट्स इट। तो ये होता है इंस्टेंटेनियस रेट, की एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर क्या रेट है, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट। आगे बढ़ते हैं अब। फॉर रिएक्शन, अब मान लो आपके पास कोई रिएक्शन है ए बी, इस तरह की कोई रिएक्शन है, ए बी बी एक्स और वाई, इस तरह के कुछ प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो इन प्रोडक्ट के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होने वाला है भाई? अब ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होने वाला है? यहां देखो मैंने क्या लिखा है, डी ए बाई डी टी इंस्टेंटेनियस रेट है, रिएक्टेंट है तो माइनस लगा दिया, डीबी बाई डी टी। लेकिन 1 बाय ए, 1 बाय बी, 1 बाय एक्स, 1 बाय वाई, ये जो एक्स वाई थे ये मल्टीप्लाई में नहीं हो रहे। हमने जनरली पढ़ा ना, प्रोडक्ट रेज टू देयर पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कोफिशिएंट, रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कोफिशिएंट। हम रेज टू पावर लगाते हैं, वो तो पावर में बनते हैं, यहाँ डिवाइड में आ रहे हैं, ये डिफरेंस है। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। अब ये रेट में डिफरेंस में क्यों आ रहे हैं भाई, सॉरी डिवाइड में क्यों आ रहे हैं? देखो ए के सामने ए लगा हुआ है, मुझे रेट निकालना है। अगर मैं किसी को ए का रेट देना चाहता हूं कि ए कम हो रहा है भाई टाइम के साथ, तो मैं बोलूंगा कि डी ए डिवाइड बाई डी टी। ए कम हो रहा है टाइम के साथ, तो मैं उसको 1 मोल का अमाउंट दूंगा। अब यहाँ पर मेरे पास मान लो ए की वैल्यू है 3, तो यानी कि 3 मोल के लिए रेट मेरे पास आएगा कि 3 मोल मैंने लिया था, तो मैं क्या करूंगा 1/3, इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो 1 मोल के लिए मेरे पास रेट आ जाएगा पर मोल। रेट को मोल के हिसाब से निकालते हैं, दैट इज व्हाई वो उसके कोफिशिएंट्स जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। क्लियर है सबको? समझ में आ गया? एवरेज वैल्यू आती है ना, क्योंकि जनरली 3 मोल का सेम रेट तो नहीं होगा। एवरेज ही आएगा, बिल्कुल बिल्कुल एवरेज, तभी तो बोला कि सारे एवरेज ही होते हैं, रेट हमेशा एवरेज निकले, ठीक है। क्लियर है? यस ये बात समझ में आ गई ना सबको? अब देखो एक और चीज है, रेट ऑफ डिसअपीयरिंग, जो ग्रीन कलर में यहाँ पर मार्क हुआ है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए का डिसअपीयरेंस का रेट क्या है भाई? ए का डिसअपीयरेंस का रेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो वो था ना 1 बाय ए, इस 1 बाय ए को नहीं लिखा जाता, वो सीधा सीधा होता है डी ए बाई डी। क्लियर है? ये सिंपल होता है डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। तो यहां पर आप वो 1 बाय का कोई चक्कर नहीं करना है, सीधा सीधा करेंगे। डिसअपीयरेंस मतलब ए किस रेट से खत्म हो रहा है, बी किस रेट से खत्म हो रहा है, एक्स किस रेट से बढ़ रहा है और वाई किस रेट से बढ़ रहा है। ये समझ में आया बेटा सभी को? यस सर। यस सर।
तो इन दोनों में ये डिफरेंस याद रखना कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर डिफरेंस होता है। अब एक चीज मैं आपको सिंपल करके बताता हूँ, उसको बताइएगा जरा कि सपोज दैट मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन मैंने आपको दे दिया, किसी का रेट ऑफ रिएक्शन है आपके पास, सपोज वो है 5, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगर रेट ऑफ रिएक्शन है तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और ये मान लो कि ए से बी बन रहा है, सपोज रिएक्शन ये है, ए से 2b बन रहा है, ठीक है, सिंपल रिएक्शन, तो इसका रेट आता है 5। अब मैं आपको बोलूं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या होगा? 5 होगा। ए का वो भी डिसअपीयरेंस 5 होगा। 5 होगा सर। 5 होगा। और अगर मैं ये बोलूं, देखो जैसे यहाँ रिएक्टेंट के लिए आगे क्या लगता है, माइनस में लगा हुआ ना, अगर प्रोडक्ट हो तो वो प्लस में हो जाएगा, यानी कि x बाई टी 1/x का, ये 1/x नहीं लगेगा, बस इतना सा ध्यान रखना। तो अब आप एक चीज और बताओ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सॉरी डिसअपीयरेंस नहीं, मेकिंग, जिसमें बोलता है ना अपीयरेंस ऑफ, लगा लो अपीयरेंस ऑफ बी, वो क्या होगा? 2.5। 2.5 होगा। यस सर। कैसे? सर क्योंकि उसका रेट जो है वो 5 है ना, और जो हमारा जो रेट का फॉर्मूला होता है 1/x dx/dt होता है, तो सर हाँ, यहाँ dx/dt ये दोनों। चीज याद रखना, यानी कि 1/2 इंटू समथिंग था, रेट इक्वल आया 5, यही आया ना रेट ऑफ बी। रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा ना हमें, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब बी से भी निकल सकता हो, तो ए से भी, एक्स से भी, वाई से भी, तो वो 1/2 इंटू एक्स मान लो कि उसकी कुछ कंसंट्रेशन थी और वो इक्वल आ गया 5। क्लियर है? अब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी कैसे निकलेगा भाई? अपीयरेंस ऑफ बी तो सिर्फ एक्स के इक्वल होता है ना, तो वो वहां से कैसे निकाल सकते हो? यहाँ इस फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाओ आप लोग कि अगर मैं इन दोनों को इक्वल करता हूं, देखो जरा, पहले मैं इसको रब कर लूं यहां से। अब हम इससे एक और फॉर्मूला बना सकते हैं कि अगर एक चीज गिवन है तो दूसरी चीज को कैसे निकालेंगे। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इक्वल होगा किसके भाई? कैसे कर सकते हैं? तो देखो जैसे ए का था 1/a, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 1/a से, माइनस 1/a मल्टीप्लाई में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, डिसअपीयरेंस ऑफ ए इक्वल होगा किसके? रेट ऑफ रिएक्शन। ये समझ में आया? यस सर। यस सर। तो यानी कि आपके आगे जो कोफिशिएंट लगे होते हैं, इस कोफिशिएंट को, ये भी माइनस में होगा रेट ऑफ रिएक्शन, ये कोफिशिएंट को डिसअपीयरेंस के रेट से मल्टीप्लाई कर दो बस, तो आपको मल्टीप्लाई करना, वो भी 1 बाय कोफिशिएंट को। क्लियर है? समझ में आ गया होगा सभी को? यस, सबको समझ में आ गया ये? तो उस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, ए से अगर मान लो 2b बन रहा है और रेट आपको दे रखा है वो 5 है, तो हमें पता है कि 1/2 इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी इक्वल होगा रेट ऑफ रिएक्शन। ये माइनस है तो आगे प्लस, चलो प्लस मान देते हैं दोनों को जो भी है। तो यहाँ आपके पास क्या होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, इसको इधर से रेट ऑफ रिएक्शन से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ना कि डिवाइड होगा, तो ये 5 इंटू 2 10 आएगा। समझ में आया भाई? यस सर। आप 2.5 बता रहे थे प्रणव बेटा, समझ में आ गया? यस सर। 2.5 नहीं होगा वो, दैट्स इट। ठीक है, तो फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए, कई बार ये ऐसी मिस्टेक्स होती हैं, डोंट वरी अबाउट दिस, वो तभी प्रैक्टिस के लिए बोला जाता है कि प्रैक्टिस कीजिए, आपसे ऐसी मिस्टेक्स नहीं होंगी। नेक्स्ट देखिए भाई, अब आता है एक लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? आपने +1 में पढ़ा होगा डेफिनेटली, लॉ ऑफ मास एक्शन। यस सर। यस पढ़ा सर। था? ठीक है, तो +1 के अंदर लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? ए प्लस बी कोई प्रोडक्ट बना रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो क्या होता है, ए की पावर ए बी की पावर बी, रेट जो है वो के इंटू कॉन्स्टेंट लग गया, ए की पावर ए बी की पावर बी। ए और बी क्या है, वो कोफिशिएंट्स आपको सामने साफ नजर आ रहे हैं। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर क्या होता है, रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन में आता है रेट लॉ। ठीक है, तो रेट लॉ क्या कहता है, ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। ठीक है, अब अल्फा बीटा क्या है, ये कोई भी इंटीजर हो सकते हैं,
कुछ भी हो सकता है, 1.2 1.3 कुछ भी हो सकता है, कोई परवाह नहीं उसकी, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये ए और बी के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अल्फा और बीटा मे बी इक्वल टू ए एंड बी, मे नॉट बी इक्वल टू ए एंड बी, ए और बी के इक्वल हो ना हो, ये दोनों बातें हो सकती हैं। तो रेट लॉ क्या बोलेगा, के इंटू ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा, दैट इज द रेट लॉ। ये है रेट लॉ और ये है लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। ये रेट है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट लॉ, जो रेट है वो ये होता है, और रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट जो है वो ये होता है। एक्चुअल रेट कह सकते हैं आप इसे, रेट लॉ जो है वो एक्चुअल रेट है। अब ऐसा क्यों होता है, कोई इसके बारे में डिस्कशन कर सकता है क्या? एक्चुअल यही होता है। यस, एनीवन एल्स बता सकता है ये एक्चुअल में लॉ ऐसा क्यों होता है और हम रेट लॉ को क्यों बोलते हैं? इसके अंदर एक हिंट दे देता हूं। एक चीज होती है एक्टिविटी या एक्टिव कंसंट्रेशन। सुना है भाई किसी ने एक्टिविटी या एक्टिव कंसंट्रेशन के बारे में पहले कभी? सर नाम तो सुन लेकिन पता नहीं होता क्या है। नाम सुना है, ठीक है, बहुत अच्छा है, इतना काफी है, ठीक है। एनीवन एल्स, किसी और ने भी नाम सुन रखा है? Yes, sir. ठीक है, No, sir. बाकी सब हरलीन, मान्या, श्रेया? No, sir. चलो कोई बात नहीं, अब मैं बताता हूँ एक्टिव कंसंट्रेशन क्या होती है। देखो भाई, मान लो आपके पास में एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है। लकड़ी का टुकड़ा नहीं लेते, एक मेज है बहुत बड़ा, ठीक है। मेरे पास जिस टेबल के ऊपर मैं बैठा हूँ, ठीक है, 3x6 का टेबल है, यानी 3 फीट ये चौड़ा है, 6 फीट ये लंबा है, ठीक है। इस टेबल के एक कॉर्नर को आप आग लगा रहे हैं, एक कॉर्नर, तो जिस कॉर्नर पर आप आग लगा रहे हैं वो कॉर्नर होगा एक्टिव कंसंट्रेशन, उतनी सी कंसंट्रेशन पे जल रहा है ना। ये टेबल तो बहुत बड़ा है, लेकिन एक्टिव जो पार्ट है वही होता है एक्टिव कंसंट्रेशन। समझ में आया? यस सर। एक्टिव कंसंट्रेशन का मतलब समझ में आया होगा अभी, है ना, कि Yes, जो sir. Yes, sir. कंसंट्रेशन रिएक्शन कर रही है वो होती है एक्टिव कंसंट्रेशन। इसको अब जरा रिएक्शन के हिसाब से देखते हैं, है ना, कि मान लो कि एक यहाँ पर आपके पास एक बीकर है, इसके अंदर आपने एक लिक्विड रख दिया, वो एसिड है सपोज दैट, ठीक है, और हम ले रहे हैं बेस NaOH, ये सपोज दैट एसिड है, और हमारे पास एक बेस है, बेस जो है वो है NaOH, ठीक है। अब NaOH के पैलेट होते हैं, सॉलिड होता है ये प्योर फॉर्म में, पता है सबको? यस सर, देखें। देखा हुआ है ना, व्हाइट कलर का होता है बेटा, यूं कह लो कि थोड़ा थोड़ा चीनी जैसा सा, चीनी के थोड़े बड़े टुकड़े बना लो, वैसा सा कुछ होता है ये। मिश्री, मिश्री होती है ना जैसी, चीनी के वो बड़े बड़े टुकड़े, वैसा कुछ होता है, लेकिन उसको भी सॉफ्ट होता है। मिश्री तो बहुत सख्त होती है, चीनी बहुत सख्त होती है, हार्ड होती है, ये सॉफ्ट होता है, टॉफी जैसा समझ लो, सॉफ्ट लेकिन चीनी जैसा, वैसा खाने का नहीं, कहीं आप सोचो कि चीनी है, बहुत खतरनाक चीज है ना। तो इसका, इसके छोटे छोटे इतने इतने टुकड़े होते हैं, ऐसे डिस्क सी होती है, बिल्कुल व्हाइट कलर की होती है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं ये बोलूं कि ये आपको, आप इसका एक सॉलिड, मतलब एक सॉलिड रोड बना लो, तो बन सकती है। तो मैंने क्या किया, यहाँ NaOH की एक सॉलिड रोड बना ली, सॉलिड रोड, ठीक है, ये NaOH की रोड है, बना सकता हूं ना, क्योंकि ये सॉलिड होता है, तो जरूर थोड़ा मेरे को इन टुकड़ों में लेना है, मैं इसमें भी तो इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। यस, क्लियर है? यस सर। अब इसमें एक्टिव कंसंट्रेशन देखो कौन सी है। अब हमारे हिसाब से ऊपर वाला हिस्सा तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना, ये तो कंसंट्रेशन एक्टिव हो ही नहीं सकती। यस, क्लियर है? यस सर। नीचे वाले हिस्से में भी एक्टिव कंसंट्रेशन क्या सारी एक्टिव है, इतनी इतनी क्या सारी एक्टिव कंसंट्रेशन नहीं, ये जो सरफेस एरिया है ना, ये इतना इतना बाहर बाहर का, ये वाला ही तो एसिड के टच में है। क्या अंदर वाले मॉलिक्यूल एसिड के टच में है? नो सर। नहीं है, तो इसको बोलते हैं एक्टिव कंसंट्रेशन। अब ये निकालना तो भाई हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि भाई कौन सा टच में है कौन सा नहीं है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ने रिएक्शन कर ली तो अंदर वाला टच में आ जाएगा, दूसरे ने करी फिर से अंदर वाला आ जाएगा, तीसरे ने करी फिर से अंदर वाला आ जाएगा। इस तरह से एक्टिव कंसंट्रेशन का अमाउंट निकालना एट ए पर्टिकुलर लेवल मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ये रोड पतली होती जाएगी, सरफेस एरिया घट जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच आर रिएक्टिंग ऑन ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, सरफेस एरिया कम होने की वजह से थोड़ी देर बाद वो मॉलिक्यूल भी कम हो जाएंगे। ये बात समझ में आई सभी को? यस सर। सोचो हम कितना अंदर घुस रहे हैं, यहां से अब अंदाजा लगाना कि हम फालतू में ही रेट को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो रेट तो हर बार बदल जाएगा फिर,
क्योंकि कंसंट्रेशन हर बार बदल रही है। इसलिए कॉन्सेप्ट आया एक्टिव कंसंट्रेशन का, कि कितने मॉलिक्यूल पर यूनिट के हिसाब से क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं, तो ये निकालेगा कौन, फाइंड कौन करेगा, ये तो बहुत मुश्किल काम है ना। तो इसके लिए भी अलग अलग से पंगे लिए गए हैं, डोंट वरी, हम उसके डीप में नहीं जाएंगे। बट एट लीस्ट फिर हमने क्या ढूंढा, अगर ये बहुत 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 डाइल्यूट हो तो, यानी मैंने बहुत बड़ी एक पिलर सा बनाया NaOH और उसको उसके अंदर डाल दिया, इसकी बजाय अगर मैं एक छोटा सा टुकड़ा, देखो छोटा सा टुकड़ा ले रहा हूं और उसको मैंने एसिड में डाल दिया, ये रहा छोटा सा टुकड़ा, ये NaOH है, इसको मैंने एसिड में डाल दिया। अब बताओ जरा, अब लगभग सभी मॉलिक्यूल एक साथ कह सकते हैं, इसको भी बिल्कुल पाउडर बना लिया छोटे से टुकड़े को, और पाउडर बना के थोड़ा सा ए पिंच ऑफ NaOH मैंने इसमें डाल दिया। अब लगभग हर मॉलिक्यूल टच में है एसिड के, है ना। यस सर। इसका मतलब इसकी एक्टिव कंसंट्रेशन 100% है, इसको बोलते हैं एक्टिविटी। इसकी एक्टिविटी 100%, 100% मतलब 1, एक मॉलिक्यूल डाला तो पूरा एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 डाले तो 2 कर रहे हैं, 100 डाले तो 100 कर रहे हैं। तो परसेंट को जब हम 1 में से निकालते हैं, परसेंट होती 100 में से कितने, 100 में से 100 है, तो 1 में से कितने, 1 में से 1 है, तो हम उसको बोलते हैं एक्टिविटी 1 में से निकाली जाती है। तो 1 मतलब 1 एक्टिविटी मतलब 100% मॉलिक्यूल्स ऑन द सपोर्ट एक्टिव हैं, तो इसको बोलते हैं एक्टिव। एक्टिव कंसंट्रेशन से आई एक्टिविटी। क्लियर है भाई सबको? यस सर। अब एक और टर्म, एक और चीज, तो ये एक्टिविटी आपको समझ में आ गया कि पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट सरफेस एरिया कितने मॉलिक्यूल दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ इसमें होता है, ठीक है। तो एक्टिव कंसंट्रेशन जो रिएक्शन कर रहे हैं, बाकी के फालतू के इधर उधर भगा दो। अब एक और टर्म आती है फ्यूगैसिटी। फ्यूगैसिटी सुना है किसी ने ये वर्ड? फ्यूगैसिटी सुना है किसी ने? नहीं सुना किसी ने? कोई बात नहीं, ठीक है। फ्यूगैसिटी सेम एक्टिविटी ही है, लेकिन किसके लिए? ये गैसेस के लिए, कि गैसेस का प्रेशर कितना है और क्या है, ठीक है। वैसे फ्यूगैसिटी का मीनिंग निकालेंगे तो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, एस्केपिंग टेंडेंसी, भागने की टेंडेंसी कितनी है इसकी, वो मीनिंग होता है फ्यूगैसिटी का। बट दैट्स नॉट यूज्ड इन दिस टर्म। वो एक और मीनिंग जो दूसरा है एक्टिविटी, इसकी एक्टिविटी कितनी है, ये मतलब इसका गैस का भी एक बड़ा सारा पिलर बना लिया, मोस्ट ऑफ द गैस तो बाहर निकल रही है, वो टच में ही नहीं आ रही हमारे सॉल्यूशन के, और थोड़ी बहुत गैस टच में आ रही। तो जो टच में आ रही है, जो रिएक्शन कर रही है, जो पर्टिकुलर टाइम पर रिएक्टिंग गैस है, उसी को बोलते हैं फ्यूगैसिटी या एक्टिविटी। समझ में आ गया भाई सभी को? फ्यूगैसिटी या एक्टिविटी या एक्टिव कंसंट्रेशन। अब कब सबको क्लियर होना चाहिए कि जो मॉलिक्यूल टच में है वो रिएक्शन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्टिव कंसंट्रेशन। बाकी के सारे तो सोए हुए हैं, हाइबरनेशन में, वो तो टच में ही नहीं आते, जब टच में आएंगे तभी रिएक्शन करेंगे। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, जस्ट टर्म्स हैं ये, इसके ऊपर हम बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये को बहुत ज्यादा यूज भी नहीं होंगे, लेकिन एक्टिविटी बहुत जगह पर पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने एक्टिविटी और फ्यूगैसिटी को आपके सामने एक्सप्लेन किया है। नो वरीज, जब ये आएगा दोबारा से आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना काफी है कि आपने सुन लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब जरा, तो यहां पर एक चीज जो मैं कंफर्म करना चाहता था, अगर हम जब भी रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो हम उसकी एक्टिविटी जो है वो बहुत ध्यान से करते हैं, क्योंकि एक्टिविटी के बिना तो रेट ऑफ रिएक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। हमने बहुत सारी लकड़ियां लगा दी एक जगह पर, और एक लकड़ी में आग लगा दी और वो लकड़ी जल रही है, तो हम कहेंगे पूरा ढेर जल रहा है? नहीं, वो सिर्फ एक लकड़ी जल रही है, तो उसकी एक्टिविटी वहां पर उस एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर है, यानी कि एक्टिव कंसंट्रेशन, एक्टिव कंसंट्रेशन उसी को एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको एक्टिविटी को लिखूं तो लिख देते हैं इसको, है ना, एक्टिव कंसंट्रेशन। एक्टिव कंसंट्रेशन के लिए यूज होता है एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब है एक्टिव कंसंट्रेशन की कितने मॉलिक्यूल्स पर यूनिट के हिसाब से एक्टिव हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। यस बेटा, क्लियर है ना ये सबको? अब एक चीज बताता हूं, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए एक्टिविटी जो है वो हमेशा 1 होती है। कोई बहुत पतला, मैंने बोला था पिंच ऑफ अगर NaOH डालूं बहुत सारे एसिड में, तो सारे मॉलिक्यूल एक साथ टच में आ जाएंगे, सारी रिएक्शन एक साथ शुरू हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है? यस सर। यस सर। यानी डाइल्यूट कंसंट्रेशंस के लिए एक्टिविटी हमेशा 1 होती है, और जो सॉरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, है ना। और अगर कंसंट्रेशन हाई है, हाई कंसंट्रेशन के लिए एक्टिविटी 1 नहीं होती, वो 1 से कम होती है, याद रखना, ठीक है। दैट इज इट।
अब आगे बढ़ते हैं जरा, एक्टिव कंसंट्रेशन को एक्टिविटी बोलते हैं। अब रेट ला आ गया, तो रेट, एक्चुअल रेट, अब ये अल्फा बीटा के अगेंस्ट क्यों आता है? देखो वैसे तो रेट आना चाहिए मास ला के अकॉर्डिंग ए की पावर ए बी की पावर बी, लेकिन ये हमेशा अल्फा बीटा आता है। क्यों आता है अल्फा बीटा? क्योंकि हमें पता है रेट कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा होता है, दूसरे फैक्टर्स भी आते हैं, उनकी कंसंट्रेशन जो एक्टिविटी है कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है ना। बहुत सारे और फैक्टर्स भी होते हैं, टेम्परेचर भी होता है। जैसे आप लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी के टच में कौन सी लकड़ी है उसको जल्दी आग लगेगी, जो उससे थोड़ा सा दूर है उसको आग जल्दी नहीं लगेगी, वो टाइम लगाएगी। यही काम यहाँ होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो एक्टिविटी है, जो एक्चुअल कंसंट्रेशन है, एक्टिविटी बदलती रहती है, रिएक्शन के अंदर भी बदल जाती है। इस वजह से उसका रेट जो है वैसा नहीं आता जैसा लॉ ऑफ मास एक्शन में कहा गया, तो इसलिए अल्फा बीटा बोला गया, यानी उनकी पावर्स बदल देगी। वो अल्फा बीटा ए और बी के इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। और रेट हमेशा ऑलवेज एक्सपेरिमेंटल ही होता है। एक्सपेरिमेंटल क्यों होता है? क्योंकि इसका अंदाजा लगाना इम्पॉसिबल है भाई, कौन सा रेट है, कौन से फैक्टर्स हैं, हम इसको पूरे को ढूंढ नहीं सकते हैं। तो रेट ऑलवेज, और मैं यहां पर लिख रहा हूं ऑलवेज, ऑलवेज एक्सपेरिमेंटल। इसका मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते रिएक्शन देख के। अगर आपको याद है वो रिएक्शन और आपने उसमें अल्फा बीटा का पता है आपको, और आप बोल दो कि सर ये होगा, दैट्स योर एक्सपीरियंस, दैट्स योर लर्निंग पावर। इसको निकाला नहीं जा सकता, वी कांट फाइंड इट। ये समझ में आ गया सबको? एक्सपेरिमेंट से ही हमेशा रेट निकाला जाता है और उसके बाद में रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है। यस गाइस, क्लियर है बेटा ये सबको? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। ठीक है, तो ये हमेशा एक्सपेरिमेंटल होता है, अल्फा बीटा हमेशा एक्सपेरिमेंट से ही निकलते हैं, और वो ए और बी के इक्वल निकल गए, बहुत अच्छी बात है। नहीं निकले तो जो फाइंड आउट है वही करेंगे। अब देखो ऑर्डर ऑफ, तो यहां से अब अल्फा बीटा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पूरे लेसन में दो ही चीजें काम की, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट ला। रेट ला को डिराइव करेंगे, उसके फॉर्मूले डिराइव करेंगे, उससे ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। रेट से ग्राफ बनेंगे, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से आपको पता लगेगा फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर है, दैट्स इट। सिर्फ इतना ही हम करने वाले हैं, यही हमारा पूरा ओवरऑल मीनिंग होगा। तो यहाँ देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है अल्फा और बीटा का जो सम है ना, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। क्लियर है? ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर, मतलब ये कितनी कंसंट्रेशंस पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। ए की मान लो पावर है 2, बी की पावर है 3, तो टोटल क्या हो गया 5, यानी कि इसका ऑर्डर रिएक्शन का 5 है। समझ में आया भाई? फिफ्थ ऑर्डर है। अब एक कमाल की बात बताता हूं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, मैक्सिमम थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर के बाद रेयरली कोई दूसरी रिएक्शन होती है जिसका ऑर्डर 4 हो, वेरी रेयरली होती है। फिफ्थ ऑर्डर वाली तो मिलती ही नहीं है। इसका रीजन भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि हायर ऑर्डर क्यों पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा, इस पे डिपेंड करता है। और के कांस्टेंट हो गया रिएक्शन का, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अल्फा प्लस बीटा, इनको जोड़ दो, अल्फा प्लस बीटा। शॉर्ट में सीधा आपके सामने। यस बेटा, क्लियर है ये? यस सर। सभी को क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट है? एनीवन एल्स? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर देखिए जरा, तो यहां पर अब मैंने ना कुछ एग्जांपल ले रखे हैं ताकि आपको थोड़ा सा कंफर्म रहे कि आखिर ऑर्डर कैसे एक्सपेरिमेंटल है, क्या क्या चीजें कैसे कैसे काम करते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन को जोड़ रहे हैं, ठीक है। H इंटू न्यू, H इंटू न्यू क्या होता है भाई? H इंटू न्यू, E इक्वल H इंटू न्यू, क्या चीज है ये? Sunlight. सनलाइट। सनलाइट या फिर फोटोन की एनर्जी होती है बेटा H इंटू न्यू, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ठीक है। तो ये सनलाइट कह लो, वन फोटोन की एनर्जी कह लो। तो अगर मैं इसको फोटो एनर्जी देता हूँ सनलाइट की, तो 2HCl बनता है, और इसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर। ये जीरो ऑर्डर क्यों है? पहली बात, इसकी कंसंट्रेशन 1, इसकी कंसंट्रेशन 1, तो ये टोटल 2 कंसंट्रेशन होनी चाहिए। बट मैंने बोला ऐसे देख के नहीं बता सकते आप, ठीक है। हमें लगेगा ना कि इस पे डिपेंड कर रही है रिएक्शन और इस पे डिपेंड कर रही है। रेट ऑफ मास ला क्या बोलेगा भाई? मास ला के अकॉर्डिंग रेट, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं रेट निकालता हूं क्या निकलेगा? H की कंसंट्रेशन पे K से मल्टीप्लाई कर दिया, H2 की कंसंट्रेशन 1, यहाँ 1 ही है बैलेंस्ड इक्वेशन में, और Cl2 की कंसंट्रेशन 1 बैलेंस्ड इक्वेशन में, तो इसका ऑर्डर क्या निकलेगा? 2, यानी कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये समझ में आया सभी को? यस सर। लेकिन ये तो जीरो ऑर्डर है, देख के नहीं बता सकते, यही मैं बोल रहा था, एक्सपेरिमेंटल होता है। अब जीरो ऑर्डर के लिए ना एक खास चीज बताता हूँ, ये आप देख के बता दोगे ये जीरो ऑर्डर है। क्या होता है वो सुनिए। आप लोग धूप में कपड़े सुखा रहे हो, सपोज धूप में अगर कोई कपड़े सुखा रहा है, हम
जो वायर है, जो जिस वायर के ऊपर कपड़े हम सुखाने वाले हैं उसकी लेंथ लेते हैं इनफाइनाइट, बहुत लंबी वायर है, ठीक है। अब एक कपड़े को सूखने में 1 मिनट लगता है, ठीक है। तो 100 कपड़ों को सूखने में कितना टाइम लगेगा? 100 मिनट। 1 मिनट। 1 ही मिनट में सूख जाएंगे सारे। 100 के 100 एक साथ सुखा दो। मैंने बोला वायर बहुत लंबी है, एक साथ क्यों नहीं सुखा रहे आप? पहले एक कपड़ा सुखाओगे, फिर उसको वापस उतारोगे, फिर दूसरा रखोगे। वायर बहुत लंबी है। 100 के 100 कपड़े एक साथ सुखाए जा सकते हैं? यस सर। यस सर। तो 1 ही मिनट में सूख जाएंगे। 1000 हो, 10,000 हो, लाख हो, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। मैंने बोला वायर की लेंथ इनफाइनाइट है, पूरी दुनिया का चक्कर लगा देते हैं वायर से, है ना। तो उससे क्या होगा? वो एक सारे के सारे कपड़े 1 ही मिनट में सूख जाएंगे। तो यानी कि कंसंट्रेशन कितनी है, हमारे पास कपड़े कितने हैं जो वायर के ऊपर डालने हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। तो किससे फर्क पड़ता है? धूप जो आ रही है ना, वो है मेन फैक्टर। यहां पे भी धूप ही है, H इंटू न्यू। तो हम ये रिएक्शन किससे होती है? नंबर ऑफ फोटोन से। फोटोन डलेगा, लाइट डलेगी, तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्शन करेंगे। अगर हाइड्रोजन क्लोरीन को रिएक्शन लाइट नहीं मिल रही है तो वो रिएक्शन नहीं करेंगे। तो उनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंड है लाइट पे। क्लियर है? यस सर। तो अगर Yes, कोई sir. चीज ऐसी हो जिसके अंदर, याद रखना, जिसके अंदर कैटलिस्ट डला हो, और कैटलिस्ट के बिना रिएक्शन हो ही ना सकती हो, यहाँ ये कैटलिस्ट ही है। हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन वैसे करवाओगे तो इसमें आई थिंक, मुझे याद नहीं है अब, शायद 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर लगता है। तो 500 डिग्री सेल्सियस इसको गर्म करोगे तो HCl बनेगा, या फिर सीधा फोटोन दे दो। कितना आसान है। तो क्या धूप में 500 डिग्री सेल्सियस क्या बराबर का टेम्परेचर होता है? नहीं भाई, धूप में इतना टेम्परेचर नहीं होता। फिर धूप ऐसा क्या करती है? यही कमाल की चीज है, इसी को बोलते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट उसका एक्टिवेशन एनर्जी डाउन कर देता है। वो भी हम इसी लेसन में आगे पढ़ेंगे कि कैटलिस्ट कैसे काम करता है, ठीक है। तो अगर किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट डला हो, कैटलिस्ट मतलब जिसके बिना वो रिएक्शन ना हो सकती हो, या फिर जिसके बिना उस रिएक्शन को करने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती हो, जैसा कि मैंने इस रिएक्शन के लिए बताया कि अगर ये H इंटू न्यू के बिना करवाओगे तो हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी रिएक्शंस होती हैं जीरो ऑर्डर, उनकी कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यस बेटा, क्लियर हो गया सभी को? यस सर। Yes, sir. है ना। तो ये था भाई, इस इन रिएक्शंस को याद कर लेना, सिंपल सिंपल से एग्जांपल है, ठीक है। N2O2 क्या बनाता है? NO2 और O2 बनाता है, ठीक है, 4NO2 एंड O2। तो इस रिएक्शन के अंदर रेट देखो अब क्या है भाई, ये सेकंड वाली रिएक्शन है, इसका रेट हमने निकाला, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके ऊपर। इसको तो मैंने सीधा लिख दिया, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 है, तो ये क्या हो गया? फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अल्फा बीटा यही होता है ना। तो यानी ये इस पे डिपेंड कर रहा है और इसकी पावर 1 है। हमें कैसे पता लगा? सर लेकिन ये तो एक्सपेरिमेंटल होता है ना। हाँ हाँ हाँ, वही बता रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट से आया था और हमने याद कर लिया, बात खत्म, ठीक है। तो आपको जीरो ऑर्डर का एक एग्जांपल, फर्स्ट ऑर्डर का एक एग्जांपल, सेकंड ऑर्डर का एक एग्जांपल याद होना चाहिए। जीरो ऑर्डर को देखने का तरीका मैंने बता दिया है क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर का देखने का कोई तरीका वरीका नहीं है, लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर तो फर्स्ट मान लो। अगर इसी को वो सेकंड कह देता तो मैं सेकंड ही बोल रहा होता, इसी को वो थर्ड कहता तो मैं थर्ड ही बोल रहा होता। क्लियर है? समझ में आ गया होगा सभी को? यस सर। आगे Yes. देखिए जरा, अब एक इंटरेस्टिंग केस देखते हैं। ये इंटरेस्टिंग केस है। AU क्या होता है? गोल्ड। AU पता है सबको, गोल्ड होता है। Yes, sir. यस सर। तो HI व्हाट इज HI भाई? हाइड्रोजन आयोडाइड एसिड है, ठीक है। और ये एसिड HCl से स्ट्रॉन्गर होता है। HCl HBr, नीचे की तरफ जाओगे ना स्ट्रेंथ बढ़ती है एसिड्स की। यस मान्या बेटा कुछ बोल रहे हो? No, sir. नहीं, ठीक है। HF HCl HBr, फिर H क्या होता है भाई? Br के बाद क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, आयोडीन। ठीक है, यही आएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें स्ट्रेंथ जो है नीचे की तरफ बढ़ती है। सॉरी, देखिए HI की स्ट्रेंथ जो है वो मैक्सिमम होती है। सबसे ज्यादा होती है, HF की स्ट्रेंथ कम होती है, HCl थोड़ा ज्यादा है, लेकिन HI से तो वो वीक एसिड है। अब हमें लगता, हमने क्योंकि सुनी ऐसा रखा है कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl बेशक स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उससे स्ट्रॉन्ग क्या है? नहीं, उससे भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, एंड दिस इज द एग्जांपल दैट इट इज आल्सो स्ट्रॉन्गर देन दोज। यस बेटा, क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, तो sir. यहाँ पर HI एसिड को तोड़ रहे हैं
Au गोल्ड के साथ, और हमारे पास क्या मिलता है, प्लस हीट कर रहे हैं, हीट भी करना पड़ रहा है इसे, हमें मिलता है H2 और I2, आयोडीन और हाइड्रोजन गैस मिलती है। अब हम ये भी कह सकते हैं सर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो बिल्कुल इलेक्ट्रोलाइसिस से भी ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ गोल्ड डाल के कर रहे हैं, गोल्ड के बिना इस रिएक्शन को उस पर्टिकुलर हीट पे नहीं किया जा सकता जो वो दे रहा है गोल्ड के साथ। बाकी कंडीशनें सेम रखो, गोल्ड को हटा दो, रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब गोल्ड क्या काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। यस, ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। तो ये हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, पहली बात। अब जरा दूसरी रिएक्शन देखिए, इसमें कुछ नहीं डाला इसने, गोल्ड वोल्ड कुछ नहीं, लेकिन रिएक्शन करवा दी। करवाई तो मतलब कंडीशनें कुछ और होंगी, टेम्परेचर कुछ और होगा, लिखी नहीं हुई है कंडीशनें, बस दिखा रखी है। ये भी अब एक पॉइंट याद रखना भाई, जब भी रिएक्शन की कंडीशन लिखी नहीं होती, सिर्फ दिखा रखी है, तो वो इतना जल्दी रिएक्शन, इतना सीधा रिएक्शन होती नहीं। आप क्या सोचोगे बस उसको मिलाओ अपने आप हो जाए वो। रिएक्शंस में बहुत सारी कंडीशन है, टेम्परेचर, प्रेशर और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कैटलिस्ट भी होता है, कौन सी चीज पहले डलेगी कौन सी चीज बाद में डलेगी, ये बहुत कुछ पता करना होता है, तब जाके केमिकल रिएक्शन होती है। तो आपको जो दिखा रखा होता है ये बहुत मिनिमल सा चीज होती है, यानी इससे कोई रिएक्शन आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो लैब में, ये दिमाग में बिठा लेना। इन चीजों से रिएक्शन लैब में परफॉर्म नहीं होगी। कहीं आप इनको देख के कहोगे हाँ हमें पता है रिएक्शन हम कर देंगे, ये रिएक्शन तो झूठी है, समझ लो, आधा अधूरा ज्ञान है ये। इनको करना कैसे पड़ता है वो बहुत मुश्किल काम है। कैसे, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। मैं आपको रोटी बनाने की थ्योरी बता दूं, रोटी कैसे बनती है। आटा लीजिए, गेहूं को पिसवाइए, आटा लीजिए, आटे में पानी मिला लीजिए। तो अब पानी कितना मिलाना है ये नहीं बता रहा हूं, उसको पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट कितना हार्ड और कितना लूज होना चाहिए ये भी नहीं बता रहा हूं। तो मुझे वो बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए अच्छे तरीके से। यस सर। अगर Yes, मैंने sir. पानी का ही नहीं बताया कि कितने अमाउंट में डलेगा, एक आपने 100 ग्राम आटा लिया या मान लो 1 किलो आटा ले लिया, 1 किलो आटे में कितना पानी डलेगा, आधा किलो, 1/4, 250 ml डलेगा, 500 ml डलेगा, 300 डलेगा, 700 डलेगा। अगर किसी ने ज्यादा डाल दिया, एक कहावत आपने सुनी होगी, गरीबी में आटा गीला, यस सर। है ना, ये वही है कि गरीबी में आटा गीला का मतलब है कि बंदे के पास, मान लो कि एक आदमी है उसके पास 200 ग्राम आटा था, आज का 200 ग्राम आटा बचा हुआ था और उसने आटे में डाल दिया ज्यादा पानी, गरीबी में आटा गीला गीला इसे बोलते हैं। ज्यादा पानी हो गया, रोटी नहीं पकेगी, पक ही नहीं सकती, उसके पास और आटा है ही नहीं कि वो उसको ड्राई करके और उसको वो ठीक कर ले। समझ में आ गया? यस सर। Yes, तो sir. ये कहानी होती है। तो यहाँ रिएक्शंस में भी ऐसा ही होता है कि ज्यादा पानी नहीं, मतलब कितने अमाउंट में पानी डालोगे क्या है वो अच्छे से लिखा होना चाहिए। दूसरा, अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसी चीज को। पानी का पता लग गया, पानी और आटे का अमाउंट सही होना चाहिए। उसके बाद में हम आटे में थोड़ा बहुत नमक भी मिलाते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा रोटी जो है चरचरी बने। बहुत से लोग नहीं मिलाते होंगे, बहुत से लोग मिलाते हैं आटे में नमक, हल्का सा चरचरा करने के लिए उसको। तो अगर आप उसमें नमक मिला रहे हो, नमक कितना मिलाना है, सब्जी की तरह उसको नमकीन बनाना है, वो तो कड़वी हो जाएगी। बहुत कम अमाउंट में आटे में नमक डलता होता है, कितना, अगर वो भी नहीं बताया गया तो रोटी का स्वाद बहुत ज्यादा कड़वा हो जाएगा। नमकीन आटे में रोटी नहीं बनेगी अच्छी, बहुत गंदी हो जाएगी। उसके बाद चलो वो भी कर लिया, फिर उसको बेलना होता है ना। तो रोटी की थिकनेस कितनी करें, थिकनेस भी डिपेंड करती है कि उसको कितनी देर पकाना है। अगर रोटी की मोटाई बढ़ा देते हैं, मेरा एक दोस्त था +1 के अंदर जब हम पढ़ते थे, तो वो राजस्थान का था मेरा फ्रेंड। वो रोटियां खुद बनाते थे, उन्होंने रूम ले रखा था मेरे घर के जस्ट नेक्स्ट घर पे, उन्होंने रूम ले रखा था रेंट के ऊपर, ठीक है। और वो लोग वहां रहते थे, पढ़ने के लिए आए थे, राजस्थान के किसी गांव से थे, मेरे सिरसा के आसपास में नौर भादरा पड़ता है, वहां गांव है राजस्थान के। तो वहां से वो शहर में पढ़ने के लिए आते थे, तो उन्होंने सोचा कि डेली अप डाउन करें, 30-40 किलोमीटर, टाइम खराब होगा उसकी वजह रूम ले लेते। 2 भाई थे, वो दोनों ने रूम ले रखा था। तो वो लोग ना मोटी रोटी बनाते थे, काफी मोटी, समझ रहे हो, जैसे पिज्जा होता है, पिज्जा की जैसी रोटी मोटी। समझ में आ गया सबको? यस सर। Yes, उसको sir. अलग तरीके से सेका जाता है, अलग तरीके से बनाया जाता है। पतली रोटी बनाओगे तो उसके जितना सेक दिया तो वो रोटी जल जाएगी। अब बात करते हैं कब रोटी को पलटना है। आपने बेल लिया उसको, कब उसको पलटना है, कब उसको, वो फूल जाती है ना रोटी, पकने के बाद वो फूल जाती, कैसे फुलाते हैं। आपने ज्यादा सेक दिया तो रोटी नहीं फूलेगी, कम सेका तो भी रोटी नहीं फूलेगी, गड़बड़ हो जाएगी। किसी जगह से कच्ची रह सकती है, किसी जगह से ओवर हीटेड हो सकती है, जल सकती है रोटी। तो सोचो एक रोटी बनाने में जब इतनी सारी प्रिपरेशंस की, जब तवे पर रोटी रखी गई है तो कितनी देर के लिए गर्म होगी वो, कितनी देर के लिए उसे गर्म करना है, ये भी सोचना पड़ता है। और अगर आप ये चीजें नहीं सोचोगे
तो रोटी नहीं पकेगी, रोटी जल जाएगी। समझ में आ गया बेटा? यस सर। Yes, sir. सेम एज Yes, इट sir. इज, सेम एज इट इज। रिएक्शन के अंदर भी बहुत सारी कंडीशनें होती हैं। सीधी रिएक्शन लिखी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे हो जाएगी, हो सकता है कुछ रिएक्शनें हो जाती हो, ऐसा भी नहीं है कि सभी रिएक्शनों के लिए कुछ ज्यादा वाली कंडीशनें लगती हैं। कुछ एक रिएक्शन जैसे एसिड बेस रिएक्शन है, मैंने बता दिया एसिड बेस रिएक्शन करो, H2 क्या बोलते हैं HCl प्लस NaOH को मिलाओ, वाटर प्लस NaCl बन जाएगा, नमक नमकीन पानी। वो बिल्कुल सीधी रिएक्शन, दोनों को सच में मिला दो, सच में बन जाएगा। लेकिन उसमें एक प्रिक्वेशन रखनी होती है, क्या? एसिड को डायरेक्टली बेस में धीरे धीरे मिलाना होता है, वरना वो स्प्लैश के साथ में एक्सोथर्मिक होती है, स्प्लैश के साथ आपकी आंख में जा सकता है, आपके फेस पे जा सकता है एसिड, जो कि आपके लिए बहुत डेंजरस होगा, है ना। बस वो प्रिक्वेशन रखो, मिला तो दोनों को इकट्ठा सकते हो, सीधा मिला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में आ गया? कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती हैं, बट सभी ऐसी नहीं होती हैं, कुछ एक होती हैं। बहुत सारी रिएक्शन और बहुत सारी कंडीशन होती हैं। तो नीचे वाली रिएक्शन दिखने में दोनों सेम लग रही होंगी आपको, मेरा कहने का ओवरऑल मीनिंग ये था कि ये सेम नहीं है, इनकी कंडीशन बहुत डिफरेंट है। कंफर्म्ड है सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कंडीशन बदलते ही रेट ऑफ रिएक्शन पलट गया। दैट इज द ओवरऑल मीनिंग टू एवरीथिंग जो अभी तक मैंने कही है। जो भी मीनिंग बोला वो ये था। रोटी पकाने की प्रोसेस बताने का मतलब ये था कि कंडीशन बदलने से गड़बड़ हो गई। समझ गए? परांठा बनाना चाहते हो रोटी की जगह पर तो उसको सेकना पड़ेगा, उसको स्वेल नहीं करना है, उसको दोनों तरफ से सेकना पड़ेगा अच्छे से बराबर। लेकिन रोटी बनानी तो एक तरफ से फुलानी पड़ेगी उसको, तो वो अलग होता है प्रोसेस। दैट इज द थिंग। क्लियर है बेटा? समझ में आया? तो ये नीचे वाली रिएक्शन अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। इसका मतलब देखो एच आई की पावर 2 पर डिपेंड करेगी ये, स्क्वायर पर। सेकंड ऑर्डर का मतलब ये। यस बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. दैट्स इट। ठीक है, तो ये थी। सर हाँ बेटा। सर जीरो ऑर्डर में आपने यही बताया था ना कि कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी, इसके अलावा कुछ नहीं बताया ना? हाँ बस इतना ही, नथिंग। ठीक है सर। जीरो ऑर्डर कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। और उसमें मैंने ये बताया इसमें कि पक्के तौर पर कैटलिस्ट लग रहा होगा, कैटलिस्ट पक्के तौर पर लग रहा होगा। ठीक है, अगर कैटलिस्ट हटा दोगे तो जीरो ऑर्डर नहीं रहने वाली। जैसा कि हमने HI वाला केस देखा, HI जो है गोल्ड के साथ में H2 और जीरो ऑर्डर है, और HI H2I2 में कन्वर्ट हो रहा है सेकंड ऑर्डर, अगर हम कैटलिस्ट नहीं लगाते। क्लियर है बेटा? यस सर। अब एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूं। मैं बोल रहा हूं ना कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल होता है, तो वो कैसे वाला एक्सपेरिमेंटल है, मैं उसका एक एग्जांपल आपको और देता हूं। ठीक है, तो यहां पर देखो भाई, डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस। यहां पर कैटलिस्ट लग रहा है प्लेटिनम के सरफेस के ऊपर डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया लगाया जा रहा है। अब प्लेटिनम को देखकर एक बार तो फीलिंग आती है कि भाई सही है, प्लेटिनम कैटलिस्ट का काम कर रहा है, पक्के तौर पर ये जीरो ऑर्डर होनी चाहिए। यस, समझ में आ रहा है? यस सर। लेकिन Yes, यहाँ sir. ना, अब क्योंकि मैंने बोला हमेशा क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है, तो जीरो ऑर्डर के लिए मैंने प्लेटिनम मतलब कैटलिस्ट बता दिया, तो ये तो सीधा जीरो ऑर्डर होना चाहिए। तो देखो सबसे नीचे जीरो ऑर्डर लिखा हुआ है। सबसे नीचे जीरो ऑर्डर है ना, लेकिन एक्चुअल में इसका रेट क्या आता है जब हमने निकाला, और ये रट्टा ही मारना आपको, ये भी बताता हूँ। एग्जाम्पल है, याद करना चाहो आपकी चॉइस है, समझने के लिए दिया है मैंने एग्जाम्पल। नहीं याद करना चाहते तो कोई बात नहीं, इसकी बोधरेशन लेने का नहीं, ठीक है, बट इसको समझ जरूर लेना अभी, और याद कर लेते तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इतना मुश्किल भी नहीं है ये। तो इसका रेट देखो क्या निकलता है, अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस, ये जरूर याद रखना। तो इसका रेट देखो K1 अमोनिया की पावर 1, ठीक है, और 1 प्लस K2 अमोनिया की पावर 1। क्लियर है? समझ में आए? ये है इसका रेट। देखा जाए तो रेट कुछ नहीं है, K1 अमोनिया डिवाइडेड बाय K2 अमोनिया की कंसंट्रेशन। ठीक है, K1 अमोनिया, K2 की अमोनिया की कंसंट्रेशन, बस इसके साथ 1 प्लस लगा दिया, बस 1 एक जोड़ दिया, बस ये डिफरेंस कर दिया। यस, क्लियर है? ये जोड़ने का मतलब अमोनिया से अमोनिया की कंसंट्रेशन नहीं कट सकती। अब ये समझ में आया सबको? अमोनिया से Yes, sir. अमोनिया की Yes, कंसंट्रेशन sir. नहीं काट सकते क्योंकि +1 है बीच में। अगर ये ना होता तो देखो, ये नहीं है तो क्या हो गया, अमोनिया से अमोनिया की कंसंट्रेशन कट जाएगी, K1 बाय K2 दोनों कांस्टेंट को डिवाइड कर रहे हो तो डेफिनेट सी बात है एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, बात खत्म। क्लियर है? तो यानी कि वो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, कांस्टेंट पे, कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा। और अगर ऐसा है तो वो जीरो ऑर्डर है। तो नीचे देखो जीरो ऑर्डर इसको दिखा रखा है, इसका मतलब ये देखो मैंने 1 हटा दिया, यहाँ से दिख रहा है K1 बाय K2 कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट पे डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही, तो इसका मतलब वो जीरो ऑर्डर है। यस बेटा, क्लियर हुआ सबको?
यस सर। अब ये K1 K2 क्या है, एक्चुअल में क्या होता है, अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो रहा है तो NH3 जो है वो एक्चुअल में रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, बैलेंस होगी। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो इसको मान लो मैं K1 कह रहा हूं, ये वापस भी बनती है, इसको मान लो मैं K2 कह रहा हूं। समझ में आया बेटा? यस सर। फॉरवर्ड sir. रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट दोनों के रेट के हिसाब से K1 और K2 को लिया गया है, ठीक है। दैट इज वाई ये K1 और K2 अलग अलग आ रहे हैं। समझ में आ गया भाई सभी को? यस सर। ठीक है, अब आगे देखो। अब यहां पर प्रेशर ऑफ अमोनिया अगर बहुत छोटा है, व्हेन प्रेशर ऑफ अमोनिया इज वेरी स्मॉल, यानी कि ये कंसंट्रेशन या प्रेशर एक ही बात होती है, कंसंट्रेशन ले लो या प्रेशर ले लो। जब ये बहुत छोटा है तो ये इतना कम है प्रेशर कि हम इस पूरी टर्म को जीरो मान सकते हैं, इसको जीरो मान ले, नेग्लेक्ट कर लो या जीरो मान लो, ना के बराबर लगभग, ठीक है। तो रेट क्या हो गया, जब ये जीरो है प्लस में 1 है तो रेट क्या हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया नीचे से। तो रेट क्या हो गया, रेट सीधा फर्स्ट ऑर्डर आ गया, क्योंकि अब कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है ये, ठीक है। और कंसंट्रेशन पर डिपेंड मतलब कंसंट्रेशन 1 है तो ये फर्स्ट ऑर्डर, अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। यस, क्लियर हुआ, समझ में आया? यस सर। यानी कि जब क्या है, NH3 बहुत छोटा है, अमोनिया बहुत कम है, तो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करेगी ये रिएक्शन। नीचे अब देखिए, जब अमोनिया का प्रेशर बहुत ज्यादा है, वेरी लार्ज, देन 1 कैन बी जीरो। 1 कैन बी जीरो का मतलब 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये लगभग ना के बराबर है, क्योंकि ये इतनी बड़ी टर्म है कि ये ना के बराबर हो जाता है। क्लियर है? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस सर। यानी जब अमोनिया का प्रेशर बहुत ज्यादा है, 1 लाख प्रेशर है, K2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसमें एक और जोड़ दोगे तो क्या न्यारी धंधन हो जाएगी क्या? कुछ नहीं होने वाला, वो इतना ही रहेगा, तो इस 1 को जीरो मान सकते हैं। तो इसका मतलब ये जीरो हो गया, तो रिएक्शन का रेट देखो नीचे ये आ गया, अमोनिया से अमोनिया कट जाएगा और K1 बाई K2 तो ये आ गया K, जीरो ऑर्डर, दैट्स इट। यानी हाई प्रेशर पर वो जीरो ऑर्डर होती है, और उसका रीजन ये है, एक्चुअल में तो उसका रेट ये आता है और ये एक्सपेरिमेंटल रेट यही है। ये समझ में आया? Yes, यस sir. सर। इस एग्जाम्पल को देने का एक ही मतलब था कि रेट हमेशा हमेशा एक्सपेरिमेंटल होता है, बट जब पूरा लेसन हो जाता है तो बच्चों को फीलिंग आने लगता है कि रेट तो अच्छा कंसंट, क्योंकि हर बार आप जब भी वो करोगे ना, जब भी आप लोगों को मतलब रेट के लिए बोला जाएगा तो आप लोग क्या करने वाले हो पता है? जब भी रेट के लिए बोलेंगे हम लोग तो आप लोग हमेशा उसकी कंसंट्रेशन के हिसाब से ही रेट को डिफाइन करने वाले हो। ये K2 आएगा, ठीक है। आप उसकी कंसंट्रेशन के हिसाब से रेट डिफाइन, मतलब आप यही देखोगे कि इसकी पावर 1 आ रही तो इसके हिसाब से आप रेट डिफाइन करोगे। ऐसा क्यों होता है? अब देखो इक्विलिब्रियम वाले लेसन में ना आप लोगों ने ध्यान दिया हो, हम हमेशा सीधा सीधा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करके रेट निकाल के और वैसे डायरेक्टली इक्वेशन को निकाल लेते हैं इक्विलिब्रियम में, याद है? वहां यस हमेशा सर। ऐसे ही करते हैं, Yes, sir. वहां हमेशा ऐसा ही करते हैं, मतलब हम लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करते हैं इक्विलिब्रियम में, अल्फा बीटा की पावर ए और बी के बराबर ही होती है, ठीक है, हमेशा। बट जब भी रेट ऑफ रिएक्शन की एक्चुअल बात आती है तो अल्फा बीटा आता है, और वो हमेशा एक्सपेरिमेंटल होता है। तो फिर हम इक्विलिब्रियम में तो हम कभी भी उस रूल को फॉलो नहीं करते। इसका रीजन क्या होता है, को बता सकता है कि इक्विलिब्रियम में हमेशा लॉ ऑफ मास एक्शन ही क्यों लगाते हैं? इसका रीजन सुनिए जरा। सर हम क्योंकि उसमें हमें एक्सटेंट बताते हैं, इसमें रेट बताते हैं। नहीं, वहां रेट भी बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन करके ही बताते हैं, वहां लॉ ऑफ मास एक्शन ही अप्लाई होता है। एक्चुअल में इक्विलिब्रियम में जब भी रेट की बात होती है तो इक्विलिब्रियम के अंदर हम हमेशा सिंगल स्टेप रिएक्शन लेते होते हैं, ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। जनरली यही कोशिश की जाती है कि सिंगल स्टेप रिएक्शन लेकर ही इक्विलिब्रियम को अटेन किया जा सकता है। अब क्यों? अगर आप डबल स्टेप रिएक्शन ले रहे हो तो वो तो इक्विलिब्रियम उसमें अटेन होना ही मुश्किल हो जाता है। पहले एक स्टेप होगा फिर दूसरा स्टेप होगा, तो इक्विलिब्रियम को इसलिए सिंगल स्टेप के हिसाब से देखा जाता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि सिंगल स्टेप कैसे देखते हैं। और सिंगल स्टेप की यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हो, सिंगल स्टेप में हो, मल्टीपल स्टेप में ना होती हो, तो उसका रेट ए और बी के बराबर ही आता है, उसका रेट अल्फा बीटा के बराबर की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो वजह होती है, थोड़ा इंटरनल रीजन है, बाद में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो ये कारण होता है, तो हम हमेशा इक्विलिब्रियम में इसको कभी भी नहीं लेते हैं। लेकिन भाई जब लेसन का नाम ही केमिकल काइनेटिक है तो उसको तो डिटेल में अब करना पड़ेगा, है ना। तो ये समझ में आ गया भाई, जीरो ऑर्डर कब होती है, फर्स्ट ऑर्डर कब होती है, ये एक एग्जांपल था, दैट्स इट। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, जस्ट याद करना आपको, और इसमें कुछ नहीं है,
ठीक है, इतना ही लिख पाया था मैं। अब मैं आपको ना एक और चीज बता रहा हूँ, वो देखिएगा जरा क्या करने वाले हैं। अभी हम करने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्मूले के लिए, क्या बोलते हैं इसको, यूनिट। यूनिट कैसे निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूले का। तो यूनिट निकालने के लिए भाई सबसे पहली बात, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, ये लिख लेते हैं। बस इतना ही करवाऊंगा, ये फॉर्मूले तक ही। रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होता है रेट ऑफ रिएक्शन, बताओगे जरा मेरे को। Negative of concentration of reactant upon my time. हाँ, हम इसको ऐसा कर सकते हैं, या फिर इसे ऐसा ले सकते हैं, dx बाई dt। x मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है, रिएक्टेंट नहीं होता है, तो पॉजिटिव में ले रहे हैं dx बाई dt। ठीक है, टाइम इक्वल क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, k इंटू, अब देखो हमने रेट लॉ के अंदर क्या किया था, रेट ऑफ रिएक्शन k इंटू ए की पावर ए की पावर अल्फा, बी की पावर, यानी कि कंसंट्रेशन की पावर, कंसंट्रेशन की पावर n। ये कर सकते हैं जैसा हमने यहां किया था। रेट क्या होता है, रेट k इंटू, मान लो कोई जनरल रिएक्शन है, a की पावर अल्फा और b की पावर बीटा, यही किया था ना एक्चुअल में रेट, याद है सबको। Yes, sir. इसको करने की बजाय अगर मैं कह दूं कि a की पावर, यानी a की कंसंट्रेशन की पावर अल्फा है, तो मैं उस अल्फा की जगह पर n लिख दूं, बात तो एक ही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ कंसंट्रेशन की पावर n लिख दी। ये भी रेट होता है, बिल्कुल होता है। एक रेट हमने ये क्या किया था, सबसे पहले रेट क्या किया था, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, या रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, या रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम पॉजिटिव में। तो यहाँ मैंने प्रोडक्ट लिख दिया कि प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। क्लियर है? यस सर। है ना, कुछ ऐसा कुछ। तो dx बाई dt में डायरेक्टली लिख सकता हूं। तो यहां से अब देखो, मैं इसके अंदर कंसंट्रेशन, इस n की पावर निकालने वाला हूं, और मैं कुछ नहीं करने वाला। ठीक है, तो कैसे निकाल ले भाई, इसका अगर हम k निकाल लें, k की वैल्यू क्या आएगी, dx बाई dt, dx बाई dt है, कंसंट्रेशन नीचे आ गई, तो यानी मैं इसको क्या करूं, कंसंट्रेशन की पावर -1 लगा दूं, मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। कंसंट्रेशन नीचे आ रही थी ना, कंसंट्रेशन की पावर -n, ये लिख सकता हूं, नीचे आ रही थी डिवाइड। क्लियर है? तो आप इसको -n की जगह, चलो सिंपल कर देते हैं बेटा, -n कंफ्यूज करेगा। ठीक है, इसको मैं सीधा नीचे ले आता हूं ताकि बेटर रहे। कंसंट्रेशन की पावर n, आप सीधा ऐसे भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर वाला फॉर्मूला याद रहेगा तो अपने आप याद रह जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब यहां से कंसंट्रेशन की पावर n यहां हमने कर दिया, -n नहीं करते होते, ऊपर जाएगा तो -n होएगा क्या, हाँ -n यस होगा। सर। अब Yes, देखो, sir. फिर उसके बाद में k, dx क्या है, ये भी तो कंसंट्रेशन है ना, इज नॉट दिस, बोलो। Yes, sir. इसको भी कंसंट्रेशन लिख सकता हूँ, ये लो कंसंट्रेशन लिख दिया इसको, ये कंसंट्रेशन है। टाइम तो टाइम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको टाइम, यहां पर मैं टाइम लिख रहा हूं, लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई में आया कंसंट्रेशन, इसकी पावर n। क्लियर है भाई, यहां तक क्लियर है सबको? अभी यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बोलो। नो सर। नहीं है? ठीक है, तो k इक्वल क्या आ जाएगा, ये रेट कांस्टेंट है, यानी कि कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन में जो कांस्टेंट होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, बोल रहा हूं दोबारा से, रेट ऑफ रिएक्शन में जो कांस्टेंट होता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, या तो कांस्टेंट है या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, तो यानी कांस्टेंट की वैल्यू अब मैं निकाल रहा हूं, उस कांस्टेंट की यूनिट निकाल रहे हैं। तो कांस्टेंट का यूनिट अब बताओ जरा क्या निकलेगा, अब आपके सामने है कांस्टेंट का यूनिट, यानी कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, और या फिर हम लिख सकते हैं k इंटू कंसंट्रेशन की पावर। तो यहाँ कंसंट्रेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कंसंट्रेशन इसकी पावर थी 1 थी ना, -n। और नीचे माइनस ऊपर चला जाएगा तो -n हो जाएगा, तो ये ओवरऑल 1 - n डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है भाई, समझ में आया? तो कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल होती है ना, मोल पर लीटर, तो कंसंट्रेशन मोल पर लीटर होगा, 1 - n होगा, और डिवाइड बाय टाइम आ जाएगा। तो अब मुझे आप एक चीज बताइए, इसी के अंदर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सबके लिए हम ये k की वैल्यू निकाल सकते हैं, k का कांस्टेंट निकाल सकते हैं सभी के लिए। यस सर। सॉल्व करो फिर, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं k की वैल्यू को। अगर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो,
ठीक है, कहाँ भरें भाई, चलो यहाँ पर फिल करते हैं इसको, है ना। जीरो ऑर्डर के लिए चलो पेन चेंज करते हैं, जीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू, अगर मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो k की वैल्यू निकालनी है हमें, कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम। k इक्वल कौन क्वेश्चन मार्क, तो k की वैल्यू क्या आएगी जीरो ऑर्डर के लिए, कॉन्सेंट्रेशन जीरो ऑर्डर यानी n की वैल्यू क्या है, जीरो है। 1 माइनस जीरो डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम का यूनिट क्या होता है, ये आ जाएगा 1 माइनस जीरो तो 1 होता है, तो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर और पर सेकंड। यस गाइस, समझ में आया बेटा, Yes, sir. ये यूनिट बन Yes, गया sir. जीरो ऑर्डर, मोल पर लीटर पर सेकंड। अब इस यूनिट को देखकर आपको समझ में आना चाहिए कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और जीरो ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं, फर्स्ट ऑर्डर वही होता है अल्फा बीटा का सम फर्स्ट हो, याद रख लेना, ये तो याद रहेगा ना, फर्स्ट ऑर्डर पर सेकंड अल्फा, आएगी यूनिट, हाँ पर सेकंड आएगी Per यूनिट। second. है ना। तो k आपको फाइंड करना है, तो k की वैल्यू क्या आएगी, तो देखो जरा, k कंसंट्रेशन और इसकी पावर 1 माइनस एन है, तो 1 माइनस 1 हो गया, डिवाइड में आ गया टाइम, तो 1 माइनस 1 क्या होता है, जीरो, है ना। तो हम ये कहेंगे कि जीरो बाय टाइम, तो क्या होगा, पर सेकंड ओनली, यस सर। सेकंड की पावर -1, Yes, sir. ठीक है। अब सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगी, सेकंड ऑर्डर तक हम जाएंगे, थर्ड ऑर्डर पर नहीं जाएंगे, आपके सिलेबस में सेकंड ऑर्डर तक है, याद रख लेना। सेकंड ऑर्डर के लिए k की वैल्यू क्या होती है, लीटर पर मोल पर सेकंड। हाँ फाइंड कर लो बस, वो तो कोई दिक्कत नहीं। k इक्वल कंसंट्रेशन, क्या लिख दिया मैंने, कंसंट्रेशन और 1 माइनस टू, 1 माइनस टू यानी -1 आ गया यहाँ पे, और नीचे टाइम है, यानी कंसंट्रेशन भी माइनस में चली गई, तो यानी मोल पर लीटर तो नीचे लगेगा, मोल, लीटर ऊपर चला जाएगा, लीटर पर मोल, पर मोल, लीटर के मल्टीप्लाई में पर मोल और पर सेकंड। यस, समझ में आया भाई, यस सर। लीटर Yes, पर sir. मोल Yes, पर sir. सेकंड, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, आप किसी का भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब यही चीज हम प्रेशर के लिए फाइंड आउट करने वाले हैं, प्रेशर के लिए, अगर यहाँ कंसंट्रेशन की जगह पर कोई रिएक्शन ऐसी हो सकती है जिसमें प्रेशर दिया हो, है ना, तो k की वैल्यू हमें प्रेशर के लिए फाइंड करनी है। तो भाई इन टर्म ऑफ प्रेशर, यूनिट्स ऑफ k इन टर्म ऑफ प्रेशर, प्रेशर की टर्म में, अब जरा बताइए जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए k क्या होगा, Bar per second. बार पर सेकंड। है ना, सिंपल, क्या होता है k इक्वल कंसंट्रेशन, इसकी पावर 1 माइनस जीरो डिवाइड में आ गया टाइम, कंसंट्रेशन लिखा मैंने, गलत लिख दिया, प्रेशर लिखेंगे यहाँ, ठीक है, प्रेशर 1 माइनस जीरो डिवाइड में टाइम, तो क्या आ जाएगा ये, बार पर सेकंड। बार पर सेकंड, एटमॉस्फेयर पर सेकंड भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जीरो ऑर्डर के लिए। यस, क्लियर है बेटा, यस सर। Yes, sir. ठीक है। अगर एटमॉस्फेयर में दिया तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, पर सेकंड। Per second ही रहेगा. है ना, वो तो वही रहेगा, क्योंकि वो प्रेशर से प्रेशर कैंसिल हो जाएगा ना, प्रेशर की पावर 1 माइनस 1, तो जीरो आ गया, जीरो जिसी भी चीज की पावर जीरो होती है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है, पर यूनिट टाइम, तो यानी ये आ जाएगा पर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड ऑर्डर के लिए, Per पर second बार। per bar. यस सर, मेरा भी। क्या, पर बार पर सेकंड। ये आ जाएगा 1 माइनस 2, ठीक है, और डिवाइड में आएगा टाइम, तो ये आपके पास आ गया -1 आ जाएगा, तो यानी कि पर बार, बार -1 और पर सेकंड, सेकंड -1, ठीक है। क्लियर है भाई, समझ में आ गया सभी को, यस सर। ठीक है। Yes, sir.
हाँ, और तो यानी इसका मतलब देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए सीधी सी बात है, रेट जो है वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, कंसंट्रेशन की पावर 1 पर डिपेंड करता है, सेकंड ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन की पावर 2 पर, थर्ड ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन की पावर 3 पर, जीरो ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता ही नहीं है। अब बात बताता हूँ, इस सारी कहानी से एक चीज, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम सोल्व कर सकते हैं अभी राइट नाउ। कैसे? जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कैसे सोल्व कर सकते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सबसे आसान होती है भाई। फर्स्ट ऑर्डर में नॉर्मल यूनिट लगता है। नॉर्मल यूनिट मान लो कि अगर मैं रेट बताता हूँ कि 5 मिनट में कोई रिएक्शन जो है वो आधी हो जाती है, 5 मिनट में आधी कंप्लीट होगी, तो 10 मिनट में क्या होगा, पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा ही है? यस Yes, sir. यस सर। है ना, क्योंकि वो उसकी कंसंट्रेशन 1 पर डिपेंड करता है। तो 1 पर कंसंट्रेशन कैसे डिपेंड करता है वो बताता हूँ। मान लो कि यहाँ कंसंट्रेशन दे रखी है, यहाँ कंसंट्रेशन है और यहाँ पर रेट है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन मान लो 2 है, तो रेट भी क्या होगा, 2 की पावर 1, ठीक है। कंसंट्रेशन 3 कर दी तो 3 की पावर 1। क्लियर है? ये तो है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगा, सेम चीज सेकंड ऑर्डर के लिए निकाल के देखो। अब यहां से आपको डिफरेंस समझ में आएगा। सेकंड ऑर्डर के लिए सेम चीज निकालेंगे तो मान लो कंसंट्रेशन उसकी डबल कर दी या ट्रिपल कर दी, जैसे कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं ना, तो मान लो कंसंट्रेशन इसकी 2 है, तो रेट क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2। कंसंट्रेशन 4 3 की पावर 9 2, ठीक है। तो ये 4 गुना हो गया, ये 9 गुना हो जाएगा, ऐसे निकलेगा। जीरो ऑर्डर के लिए रेट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कंसंट्रेशन कितनी भी कर दो रेट हमेशा कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? समझ में आया? ये यस बात सर। समझ में आई? अब सर इससे हाँ बेटा। सर लेकिन जो जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला निकाला उसमें तो कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम आ रहा है फॉर्मूला। कैसे? सर लास्ट स्लाइड में। जीरो ऑर्डर कंसंट्रेशन 0 1, अरे ये मैंने गलत कर दिया, फिर आप लोगों ने बोला ही नहीं। ये 1 माइनस 0, नहीं 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 नहीं, 1 माइनस एन कर रहे हैं, एन की वैल्यू 0 है, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम सही है, मोल पर लीटर ही आएगा कंसंट्रेशन। के यूनिट आ रहे हैं ना बेटा, ये तो यूनिट है, क्या कह रहे हो आप, ये तो के यूनिट है ना, रेट थोड़ा है ये। व्हाट आर यू सेइंग? समझ में आया? यस सर ठीक है। ये Yes, रेट sir. नहीं है, ये रेट नहीं है, ये के यूनिट्स हैं, के कांस्टेंट की यूनिट है बेटा। हम यहाँ पर हम रेट की बात कर रहे हैं, दिस इज रेट नॉट कांस्टेंट के। तो देखो कंसंट्रेशन की पावर 2 की पावर 1 कर रहे हो, ठीक है, 3 की पावर 1 कर रहे हो, तो इस तरह से यानी कि अगर डबल करोगे तो डबल हो जाएगी, ट्रिपल करोगे तो ट्रिपल हो जाएगा रेट, 4 गुना करोगे 4 गुना रेट हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन में चलता है। जो आप 5वीं क्लास में 6ठी क्लास में जो फॉर्मूला लगाते थे वो यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। कि मैं अगर कह दूं कि 5 मिनट में कोई रिएक्शन आधी हो जाती है तो 10 मिनट में पूरी हो जाएगी, 15 मिनट तो जाना ही नहीं है, तो 1 मिनट में वो रिएक्शन कितनी होगी, 5 मिनट में वो 50% कवर होगी। 5 मिनट के अंदर कोई रिएक्शन जो है वो 50% हो जाती है, और मैं कहूँ कि 1 मिनट में कितनी होगी, सीधा डिवाइड 10%। कर दो 5 से तो वो 10% हो जाएगी। क्लियर है? ये समझ में आया? यस Yes, सर। sir. ये ओनली एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर है, दैट इज द प्रॉब्लम। सेकंड ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता, उसको अलग तरीके से निकाला जाएगा, उसका कोई सीक्वेंस नहीं बना सकते, उसका कोई स्ट्रेट लाइन वाला कोई नॉर्मल जिसको यूनिटरी मेथड कहते हैं वो यूनिटरी मेथड यहाँ यूज नहीं होने वाला। कि आप कहो कि कंसंट्रेशन इतनी थी, तो मान लो कि कोई रिएक्शन 5 मिनट में आधी हो रही है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो वो 10 मिनट में कितनी हो जाएगी, सेकंड ऑर्डर को नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। क्लियर है? ये समझ में आ गया सबको? कुछ वैसा सा सिस्टम चलता है फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कह सकते हो कि वो बड़ी आसान होगी, उसको परसेंटेज निकालना उसके केस में बहुत आसान होगा। सेकंड के लिए, जीरो के लिए उनकी अलग सिस्टम है, वो सिर्फ के पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ऐसा ही कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इन्हीं चीजों पर फोकस करेंगे। जीरो ऑर्डर का सबसे पहले जीरो ऑर्डर की डेरिवेशन करेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे काम करती है, हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखा, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन देखा, इंस्टेंटेनियस रेट देखा, सारी सिंपल चीजें, बस रेट निकालना। अब जीरो ऑर्डर कोई रिएक्शन लिखेंगे, फिर जीरो ऑर्डर का रेट निकालेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, दैट्स इट। क्लियर है भाई? सीधा क्वेश्चन आंसर ही करेंगे, इसमें बहुत सारे मतलब 10-12 फॉर्मूले हैं कम से कम जो अच्छे लेवल पर यूज होते हैं और उन दिमाग घुमा देने वाले हैं, तो इसके लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, हर कीमत पे याद रख लेना।
एनसीईआरटी तो मैं कोशिश करूंगा ही करवाने की, लेकिन उसके अलावा मेंस लेवल वाले, एडवांस लेवल वाले आप लोगों को करने हैं उसके क्वेश्चन। हो जाएंगे यस और नोट? कुछ कुछ और फॉर्मूले भी मिलेंगे। यस सर। Yes, sir. है ना, जब न्यूमेरिकल करोगे तो फॉर्मूले और कुछ एक आधा और क्या बोलते हैं ट्रिकी फॉर्मूला भी हम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब मैं ये लेक्चर अब यहीं ऑफ कर रहा हूँ, किसी का डाउट है तो डाउट पूछ सकते हो, और रिकॉर्डिंग्स को बंद कर रहा हूँ बेटा।